सखी सहेली। सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं रेणु जी की सब हमारे सुनने वाले हमारे श्रोतागण स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। भाई दीपा, तुम हर बार ये उम्मीद करती हो और तुम्हारी इस उम्मीद पर हमारे सभी श्रोता जो हैं, भाई बंधु सभी खरे उतरते हैं, हमें लगता है ना। और जो थोड़े बहुत होते हैं वो जब कार्यक्रम सुनते हैं, गीत संगीत का आनंद लेते हैं, तो बहुत हद तक उनके मन मिजाज भी खुशी से भर जाते होंगे, ऐसा हम भी उम्मीद करते हैं कि नहीं। और जब मिलते हैं तो खैर खैरियत पूछना अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा लगता है। जाहिर है कि हमें भी चिंता रहती है कि आप सब कैसे हैं, इस समय क्या कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई काम पर है, कोई आराम कर रहा है, कोई आराम कर चुका है। तो ऐसे ही सबकी दिनचर्या रहती है। लेकिन जो कार्यक्रम होता है हमारा, वो आप सुनते सुनते कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और आज भी हम अपने ये जो गुलदस्ता है सखी सहेली का कार्यक्रम का, इसमें कई सारी बातें लेकर आए हैं। जैसे दाम्पत्य जीवन है, सुंदर रिश्ता, बहुत खूबसूरत रिश्ता। बिल्कुल सही बात है। दाम्पत्य जीवन में क्या क्या होता है और कैसे इसको और खूबसूरत बना सकते हैं। यूं तो अपने आप में बहुत खूबसूरत ये है संबंध और ये बड़ी खूबसूरत सी चीज है, लेकिन इसको और कैसे खुशनुमा बनाए रख सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और वहीं सब चाहते हैं ना दीपा कि हमारी छवि बहुत अच्छी हो, हम एक अच्छी माँ के रूप में सामने हों, एक अच्छी महिला के तरह से सामने हो, या एक अच्छे मेजबान के तौर पर भी हम रहें। तो हर तरह से हम चाहते हैं कि भाई कोई कुछ कहे नहीं, है कि नहीं। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे पीठ पीछे सिर्फ प्रशंसा ही हो, है ना। सही बात है, भले ही हम किसी की बुराई कर लें। तो भाई हम अपनी जो छवि सुधारना चाहते हैं, तो कैसे हमारी आदतें उसके निर्माण में सहायक होती हैं, इस पर चर्चा कर लेंगे आज, है कि नहीं। और सोमवार का दिन है तो धारावाहिक चित्रलेखा भी आज होता है, तो उसका बिल्कुल हमें भी इंतजार है, हमारे श्रोताओं को भी है। बिल्कुल, तो उसका भी भाग सुनेंगे हम अगला। और साहित्यकार डॉक्टर नीलम प्रभा वर्मा के बारे में हम जानेंगे कि उनकी जीवन कैसा रहा और किस तरह से वो प्रेरणा देती आ रही हैं और कैसी उनकी लेखन शैली है, वो क्या लिखती हैं और किस तरह से लेखन की दिशा में उन्होंने कदम रखा, क्षेत्र में कदम रखा। हम सब चाहते हैं ना एक ऐसा गगन हो, एक ऐसा संसार हो जहाँ पर सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो, है ना। ये बात तो है दीपा, लेकिन इस गीत की एक बड़ी खास बात है ना, बहुत सीधे सरल शब्दों में पूरे जीवन के कह सकते हैं ना कि छवि को दर्शा दिया गया है, और बड़े प्यारे से बहुत सरल सरल शब्दों में कह दिया गया है कि कैसा हम चाहते हैं। जी, जैसे कि कोई बड़ा हमें बता रहा है कि जैसे कि कोई आशीर्वाद दे रहा हो कि तुम्हारा जीवन बस ऐसा हो। मतलब उसमें कोई बहुत भारी भारी शब्दों का प्रयोग नहीं है कि नहीं। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह की बात जो है वो आज जो हमारी साहित्यकार हैं, सखी विशेष में हम जिनकी बात कर रहे हैं, डॉक्टर नीलम प्रभा वर्मा की, उनकी भी लेखनी कुछ ऐसी ही थी, है, मतलब कह सकते हैं कि नहीं। जी, वो बिल्कुल साधारण शुरुआत उनकी कुछ ऐसे बहुत अलग से नहीं हुई लेखनी की, बहुत ही साधारण सा जीवन जी रही थी। और मन में उन्होंने ठान रखा था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पाना है जिंदगी में। बहुत वर्ष बीत गए रेणु जी, लेकिन वो अपने कार्य पे लगातार लगती रही। गृहिणी बन के वो घर संसार सब संभालते हुए उन्होंने अपने लक्ष्य को साधा और पाया, और यही प्रेरणा सभी को देती चली आ रही। और बड़ी मजेदार बात यह है दीपा कि वो जो उनका लक्ष्य था वो आसान नहीं था, क्योंकि जिस समय पढ़ाई का समय होता है उस समय तो हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद पढ़ना तो मतलब असंभव सी बात है, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। डॉक्टर नीलम प्रभा जो है, हम बात कर रहे हैं उनके शोध कार्य की। उन्होंने शोध प्रबंध जो है वो बहुत बढ़ती हुई उम्र में लिखा और उसको पूरा किया। लेकिन हम बात करें अगर उनके जन्म की, तो पेशावर में आपका जन्म हुआ। बहुत छोटी थी तो उनका परिवार जौनसार आ गया और यहीं उनका पूरा परिवार रहता था। और प्रारंभिक शिक्षा इनकी यहाँ हुई। गढ़वाल विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की शिक्षा ली, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और उनकी इच्छा बहुत थी कि वो शोध कार्य करें, पीएचडी करें। लेकिन आर्थिक स्थिति और कुछ ऐसा होता है कि परिवार में बहुत सारे भाई बहन हो तो सब कुछ संभव नहीं होता है। तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। बिल्कुल कठिन बहुत था रेणु जी, लेकिन मन में उनके बहुत संकल्प, एक दृढ़ संकल्प लिए हुए थी। और वो सालों इस स्वप्न को अपने मन के अंदर लिए रही कि मुझे ये शोध कार्य पीएचडी करना ही है। और विवाह के बाद उनका ये सपना पूर्ण भी हुआ। उन्होंने कई वर्षों तक साहित्य में सौंदर्य बोध इस विषय पर लिखना शुरू कर दिया था। अपने आप से ही उन्होंने ये कार्य शुरू किया। और ये थीसिस फिर आपने विक्रमादित्य हिंदी साहित्य विद्यापीठ में उन्होंने जमा करा दी। और ये हाल ही की बात है, 2017 में आपके इसी शोध को विद्यापीठ से पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त हुई। और ये मतलब बिल्कुल अभी की ही बात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि डॉक्टर नीलम प्रभा वर्मा
जो कहती हैं कि उम्र बस अंक है, उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, हम सभी कहते हैं कि ये मात्र अंक है, मन से आप युवा बने रहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन करते वर्ते कुछ नहीं है। लेकिन आपने डॉक्टर नीलम जी ने प्रेरणादायी बात यह है कि ये जो इन्होंने शोध प्रबंध जमा किया वो या उन्हें जो उपाधि मिली पीएचडी की, वो उन्हें 68 वर्ष की आयु में मिली। ये है ना बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है कि नहीं? बिल्कुल। और उन्हीं के शब्दों में जी, वो मतलब इतना अच्छा लग रहा है उनके बारे में बोलना, तो रोका नहीं जा रहा। तो वो ये कहती हैं कि मैंने ये जिद बना ली थी कि पीएचडी की उपाधि मुझे मिले, और मैंने अपना कहा स्वयं मान के उसे संपूर्णता दी। ये उन्हीं के शब्द हैं, वो बताती हैं। और वो खुद भी ये बात और भी ये कहती हैं कि बहुत सारे पुरस्कार मिले, लेकिन जो पीएचडी उन्हें मिली, जो सम्मान मिला शोध प्रबंध के लिए, वो उनको सबसे बड़ा उनका सम्मान उनको मिला है अब तक। तो भले ही उनके श्रम का है, सीधे उनको जो उपाधि मिली कह सकते हैं कि ये तो एक उपाधि है, जैसे हमें एमए बीए सबकी मिलती है, लेकिन वो कहती है बाकी सब सम्मान से सबसे बड़ा सम्मान मुझे यही है कि जिस समय मुझे ये पीएचडी अवार्ड मिला, तो बहुत बड़ी बात है। सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि हम सब उम्र का बहाना लेकर कुछ न कुछ छोड़ देते हैं, छोड़ते ही रहते हैं। हम बोलते हैं ना अब ये हमसे नहीं होगा, अब कहाँ करेंगे, हम इस तरह की बातें कह देते हैं। लेकिन उन्होंने इसको लिया और उसके साथ साथ लेखन कार्य भी शुरू किया। और उनकी लेखनी की अगर हम बात करें तो बहुत सरल शब्दों में वो लिखती हैं और बहुत प्यारा लिखती हैं। जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं और जीवन से जुड़ी हुई बातों को ही वो अपनी लेखनी के और शब्दों के माध्यम से हम तक पहुंचाती हैं। बिल्कुल। और अगर उनकी इस साहित्यिक यात्रा की बात करें रेणु जी, तो घर के माहौल ने बहुत उन्हें प्रोत्साहित किया था, क्योंकि उनके पति भी लेखक हैं। तो वो जब भी घर पे लिखने बैठते तो नीलम प्रभा जी देखती कि वो लिख रहे हैं, तो उनका मन भी होने लगता कि मैं भी लिखूं, मैं भी देखूं और मैं करके देखूं। तो उनके पति ने उस काम के लिए उन्हें बहुत शुरुआत में बहुत प्रोत्साहन दिया, और प्रोत्साहन का ढंग ना जरा उनका अलग था। अच्छा। वे हमेशा नीलम जी के सामने चुनौती रख देते और क्या कहते कि ये तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा, तुम कहीं लिख ही नहीं सकती। और बस वे लग जाती उस चुनौती को पूर्ण करने में, और इसी तरह वे लिखती रही और उनके पति का सहयोग उन्हें यूं ही मिलता रहा। तो उनकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ दूं यहाँ पर। बिल्कुल। वे लिखती हैं कि हसरतों का उम्र से क्या वास्ता, हसरतों का उम्र से क्या वास्ता, हसरतें अपनी जगह, उम्र अपनी जगह, कोई क्या कहेगा कहते रहने दो, दिल अपनी जगह, अरमान अपनी जगह, नज़दीकियां हैं तो कह दो अभी के अभी, नज़दीकियां हैं तो कह दो अभी के अभी, इनकार अपनी जगह, इकरार अपनी जगह। तो देखिए कितने साधारण बात में उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई बताना है तो बता दो, नहीं तो इस बात को यही खत्म कर दो। बिल्कुल। तो बहुत सुंदर आपकी लेखनी। और गुरुओं की बात करें तो आपके गुरु सुखवीर विश्वकर्मा जी हैं, और जिन्होंने उनके लेखन कार्य में बहुत सुधार कार्य किया। जी बिल्कुल। और जिस तरह से वो लिख रही थी ना, तो एक दिन यूं हुआ कि खाना बनाते वक्त उन्हें कुछ पंक्तियां दिमाग में आई। अब उनके गुरुजी ने ये कहा था कि जब भी कुछ लिखने का आए तो बस तुम सब कुछ काम छोड़ के लिख लिया करो। तो बस उस दिन भी उन्होंने यही किया, उन्होंने सब छोड़ा, अपने रसोई का काम, और लिखने के लिए कागज पेन और पेन को हाथ में ले लिया, और वहां उन्होंने अपनी पहली रचना लिखी। और इसीलिए तो वो गुरु को बहुत महत्व देती हैं, और वो कहती हैं कि हर किसी के लिए गुरु होना ही चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि आज या पहले भी जो लोग संख्या बल पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमने इतनी पंक्तियां लिख डाली या इतनी रचनाएं कर ली, उससे ज्यादा अच्छा है कि कम हो लेकिन गुणवत्ता बहुत अच्छी हो। तो इस तरह से कहते हैं ना कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में विश्वास रखती हैं डॉक्टर नीलम प्रभा वर्मा। तो जो रोटी बनाते वक्त उन्होंने कविता लिखी वो हम सुना दें? बिल्कुल सुनाइए। तो वो ये कविता कुछ इस तरह है कि बिगड़ों का सौंदर्य देखा है कभी तुमने, बिगड़ों का सौंदर्य देखा है कभी तुमने, मैंने देखा है उसे, जिया है उसे, रिझाया गया मुझे फूलों का नाम लेकर, अज्ञात आकर्षण के तहत रोशनी का लोभ देकर, कि बागों में खिले फूल सतरंगी काफिलों में पत्तों पर पड़े सोते हैं, बागों में खिले फूल सतरंगी काफिलों में पत्तों पर पड़े सोते हैं, रंगों का गंधों का तकिया लगाकर। क्या बात है, पत्तों पर पड़े सोते हैं, रंगों का गंधों का तकिया लगाकर, यहाँ अधखिली कलियां भी चिटक जाती हैं आहट पाकर, यहाँ अधखिली कलियां भी चिटक जाती हैं आहट पाकर, फूलों की थिरकन से पल पल की ठिठकन से, एक दौड़ बीहड़ की ओर, उनका अकेलापन दर्द की कहानी, उनका अकेलापन दर्द की कहानी सुनता हूँ यूं जैसे आप बीती हो मेरी, मैंने जिया है उसे पवित्र आस्था की तरह।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये रचना उन्होंने रोटियां बेलते दौरान लिखी थी रेणु जी। तो इसीलिए तो दिल तक पहुंचती है ना। और वैसे भी देखो कहते हैं ना कि खासतौर से अगर हम नीलम प्रभा जी की बात करें, वैसे भी सभी कहते हैं कि पढ़ना बहुत चाहिए, और नीलम जी तो खासतौर से कहती हैं कि जितना तो पढ़ना ही चाहिए उतना हमें दूसरों को सुनना भी चाहिए जी। और उन्होंने अगर उनकी पसंद की बात की जाए तो उन्हें गिरधर की कुंडलियां बहुत पसंद हैं। उन्होंने बहुत सारी, हालांकि वो अतुकांत लिखती हैं, उनकी रचनाएं छंदबद्ध नहीं है, फिर भी वो कहती हैं कि उन्हें छंदबद्ध बहुत पसंद है। रसखान के चाहे वो छंद हों, दोहे हों, सवैये हों, कबीर, बुल्ले शाह, इन सबको उन्होंने बहुत पढ़ा है। जी जी। और उनकी हाल ही में मन मंजूषा भी प्रकाशित हुई है, जो कि बहुत पाठकों द्वारा पसंद की जा रही है, जिसका कि वहाँ के राज्यपाल ने विमोचन किया जी। तो वो है। और इसी के साथ साथ उनका है, उनकी कुछ और भी पुस्तकें हैं, बसंत का विहार, दूब की नदी, तो मन मंजूषा भी है, वहीं उनका है आभा आभास जी। और खासतौर से इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे कि अब रोटी बेलते बेलते होती है ना, तो स्त्रियों पर ज्यादा लिखा है, बेटियों पर ज्यादा लिखा है इन्होंने। और एक पुस्तक पर इनकी खुद की बेटियों की ही तस्वीर है, कवर पृष्ठ जिसे कहते हैं। तो इस तरह से उनका एक स्त्री के प्रति लगाव और उसके संवेदनाओं को समझना और फिर उनको शब्दों में पिरोकर हमारे सामने देना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, पाठकों के लिए बहुत बड़ी बात है। और साथ में वो ये भी कहती हैं कि युवा पीढ़ी जिस तरह से उन्हें लग रहा है कि बहुत कम पढ़ रहे हैं आजकल, तो वो कहती हैं कि अच्छी रचनाएं अगर होंगी तो युवा भी साहित्य से जरूर जुड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। चलिए, लेकिन फिर भी अगर युवा साहित्य से जुड़ें, इस बात के आह्वान हम भी करते हैं, क्योंकि जुड़ेंगे तभी अच्छी रचनाएं मिलेंगी। 2-4 ऐसी भी पढ़ लीजिए तो 4-6 और अच्छे मिल जाएंगे, है कि नहीं। जलवा देखना, किसी का हो जाना या किसी को अपना बना लेना जी, तो बड़ा आसान है, लेकिन उसे निभाना उतना ही कठिन है। और कुछ सूत्र होते हैं, अगर उनका हम ध्यान रखें, कुछ बातें होती हैं जिनके हम गांठ बांध लें, तो ये भी बहुत खुशनुमा रह सकता है, और रहता भी है बहुत सारे लोगों का रहता है। और देखिए, उतार चढ़ाव इस रिश्ते में, जो दाम्पत्य जीवन की हम बात कर रहे हैं, तो 2 अलग अलग संस्कार से, 2 अलग अलग परिवार से 2 लोग एक जगह साथ कई वर्ष अपने बिताते हैं। तो जो पहला, जो शादी से पहले का जो उनका जीवन है, अलग अलग है। तो कुछ हो सकता है कि शुरुआत में आप में कहीं कुछ कहते हैं ना कि आदतों में अलग अलग हो, लेकिन देखा जाए तो अंततः कुछ वर्षों के बाद रेणु जी एक सी आदतें होने लगती हैं, एक से शौक होने लगते हैं। लेकिन एक बात तो है दीपा, ये जो हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं और हम सोचते हैं अलग अलग संस्कार से आए हैं, अलग अलग परिवेश से आए हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता कि 2 भाई बहन भी होते हैं तो भी तो सबकी आदतें अलग अलग ही रहती है ना, तो सामंजस्य तो वहां पर भी बैठाना पड़ता है ना। तो कुछ ऐसा ही इसको भी है, और इसको अगर अपना लिया जाए तो फिर बस ऐसे ही चलेगा। और बड़ी प्यारी प्यारी बातें हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजी हैं भाई, क्योंकि देखो लिखते हैं, जीवन एक पथ है, प्यार एक रथ है, रथ के 2 पहिए संग संग चलते रहिए। बहुत खूबसूरत पंक्तियां लिखी है। सफल दाम्पत्य जीवन आधार है, विश्वास, प्रेम, समर्पण, प्रतिज्ञा, पवित्रता है, और भी बहुत कुछ है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इन्होंने ही लिखा था, जीवन एक पथ है, प्यार एक रथ है, रथ के 2 पहिए संग संग चलते रहिए। बिल्कुल। और देखिए, इसी तरह की बात हमारे एक और साथी लिखती हैं कि आपकी जीवन साथी से अक्सर किसी न किसी बात को लेकर मतभेद बन जाता है, और आप दोनों के बीच में प्रेम और सामंजस्य का अगर अभाव है तो इससे बचने और सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए अच्छा, ये कुछ व्रत बता रही हैं हमें कि पूर्णिमा का व्रत रखें, और व्रत वाले दिन शाम के समय अपने जीवन साथी के साथ मिलकर दूध में शहद मिलाकर जल दें चंद्रमा को। तो ये भी एक तरीका हो गया है। देखो, ये है ना, ये सारी चीजें इसलिए हैं कि आप सीधे इसको धर्म से न जोड़ें, लेकिन कोई भी कार्य, जैसे कि मनमुटाव भी होता है तो हम कहते हैं साथ में पिक्चर देखने चले जाइए। तो अगर आप चंद्रमा को जल दे देंगे तो क्या नुकसान है ना। ये तो बात हो गई कि बस एक अगर आपने बंधन बांध लिया कि हमें ये काम करना है, या शाम को 7 बजे हमें घर में सब पूरे कमरों में रोशनी करनी है, चाहे वो हम दीपक जलाकर करें या वैसे ही स्विच ऑन करके करें, तो एक साथ हमें करना है, हमें एक साथ शंख बजाना है, या कुछ बैठ के कुछ पाठ करना है या मंत्र करना है, तो जाहिर है कि कितना भी मनमुटाव होगा, लेकिन अगर ये करना है, हमने एक नियम बना लिया है, तो जाहिर है कि हम बैठेंगे और फिर बहुत हद तक ये जो मनमुटाव वाली स्थिति है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी, है कि नहीं। तो कितनी अच्छी चीजें ये सब बनी है। और 30 त्योहार शायद इसीलिए आते हैं। हम खेल खिलौने में भी जो करते हैं, खेल करते हैं, जैसे है ना, आपस में चलो बैठ के अंताक्षरी खेलते हैं जी, तो 4-5 लोग सदस्य हैं आपस में, लेकिन किसी से मनमुटाव सुबह हुआ था, लेकिन अब खेल रहे हैं तो अब एक दूसरे को बताना या चीटिंग हो रही है तो थोड़ी बहुत तो फिर दोस्ती हो जाती है ना। बिल्कुल हो जाती है। और इसी तरह से तो देखिए ना, जीवन का जो पहिया है वो आगे बढ़ता चला जाता है।
तो ये स्थिति जो है समाप्त करने के लिए ही ये सारी चीज़ें, वैसे भी वैवाहिक जीवन में पति पत्नी दो मजबूत पहिए हैं जिनमें सामंजस्य, तालमेल, समर्पण होना अति आवश्यक है। गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने के लिए पति पत्नी दोनों का ही समान कर्तव्य है। ये भी हमारे साथी लिखते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। इन्होंने लिखा है कि दाम्पत्य जीवन पवित्र जीवन है जिसमें दो अलग अलग लोग एक अनजानी सी डोर में बंध जाते हैं या बांधे जाते हैं, कभी कभी स्वेच्छा से, कभी जबरन और कभी विवशतावश। जब दोनों का संबंध पति पत्नी का हो जाता है तब इस संबंध में दोनों की बराबर से समर्पण, सहयोग और सच्चाई एक दूसरे के प्रति हो, ये जिम्मेदारी हो जाती है। रिश्ते में पारदर्शिता और सम्मान एक दूसरे से जब होती है तब ये सुखमय और आनंदमय हो जाता है। बहुत प्यार और मिठास से एक दूसरे से व्यवहार करेंगे, ऐसा जीवन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, है ना। बहुत सुंदर सुंदर बातें हमारे श्रोता लिख के दे रहे हैं। और बात चल रही है दाम्पत्य जीवन, और जैसे सबने लिखा है दो पहिए हैं रथ के और बराबर से चलते रहने चाहिए। बिल्कुल। और इसमें जैसे बात कर रहे थे ना, हम डोर से बंधे रहते हैं, एक ऐसे डोर से कि जो कभी नहीं टूटता है। यहाँ पे हमारी एक सखी हमें लिखती हैं कि कभी स्वेच्छता से, कभी जबरन, कभी विवशता। तो जब दोनों का संबंध पति पत्नी का बराबर ही है तो वहाँ पे समर्पण, सहयोग, सच्चाई ये भी बहुत जरूरी हो जाती है कि एक दूसरे के प्रति ये हो और रिश्ते में पारदर्शिता हो, सम्मान एक दूसरे के लिए हो, और ये दाम्पत्य जीवन तभी सुखमय और आनंदमय हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखना भी बहुत जरूरी है। शक की अगर कहीं भी गुंजाइश लगती है तो तुरंत बातचीत करके उसको साफ कर लेना चाहिए, उसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, है कि नहीं? और इसी तरह से एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि दाम्पत्य जीवन में क्लेश, घर में अशांति, तनाव भरा माहौल, पारिवारिक सदस्यों के बीच में मतभेद, विवाद हो तो जीवन में ये कभी हमें सफल नहीं होने दे सकते। और इस आधुनिक युग की भागदौड़ में परेशान व्यक्ति क्या चाहता है? वो तो सिर्फ चाहता है खुशी के कुछ पल, शांति में कुछ हम क्षण बिता सकें और जब घर आए तो सारी परेशानियां भूल जाए, दूर हो जाए। देखो, चाहते तो सब हैं, लेकिन जो जिनके घर में झगड़ा होता है या जो परेशान रहते हैं या जो सुखी नहीं है, क्या वो चाहते हैं ऐसा? लेकिन होता नहीं है ना, नहीं होता तो है। इसी के लिए तो कुछ बातें हैं। हालांकि हमारे एक साथी और लिखते हैं कि दाम्पत्य जीवन शादी के समय सप्तपदी के फेरों के समय इसी दाम्पत्य जीवन की शपथ ली जाती है। विश्वास, समर्पण, प्रेम, परस्पर सामंजस्य यही आधार है। दोनों प्राणियों के लिए होती है। जिसने निभाया वो दाम्पत्य सुखी रहा। जहाँ झूठी शान, दिखावा और स्वाभिमान आई वहाँ दरार। मैंने एक चर्चित लेखिका के उपन्यास में पढ़ा था जिसके दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े होते हैं और फिर प्यार भरी सुलह। ये लड़ाई झगड़े सीमेंट बालू हैं और प्यार सुलह पानी की बौछार, जो दाम्पत्य जीवन की दीवार को मजबूती प्रदान करते हैं, ऐसा मानना मेरा भी है। बिल्कुल। और देखिए ना, दाम्पत्य जीवन में अगर अच्छाई है या बहुत सारी उसमें खूबियां हैं तो हर इंसान में कमियां भी है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि उस कमी के साथ उस व्यक्ति को स्वीकारें। देखो, कमी और अच्छाई मानना न मानना हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है। जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना चाहिए, है कि नहीं? अब हम उसको तराशने की कोशिश करते हैं और खुद को चाहते हैं कि हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे और बड़ी दबंगई से कहते हैं भाई अब हम नहीं बदल सकते, हमारी तो उम्र हो गई है। तो सामने वाला भी कुछ ऐसे ही दौर से गुजरता है, ये हमें सोचना होगा। और होता क्या है ना रेणु जी की एक मन में एक कल्पना सी रहती शादी से पहले से कि हमारे पति या हमारे पत्नी ऐसे होगी या इस तरह से होगी, और जब वो जो आपके अंदर छवि बनी है वैसे अगर नहीं पाते तो कभी कभी मन दुखी हो जाता है। लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना और ये भाई कि वास्तविकता है और जिसे आपने पसंद किया है और जो आपके अब साथी हमेशा की बनने वाली है या बनने वाला है, वो आप ही के पे तो समर्पित है और आप ही के लिए तो उनकी सारी जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए फिर कहते हैं ना कि पहले से आप किसी भी चीज के लिए अगर उम्मीद बना लेते हैं, आशा बांध लेते हैं, तो आपको दुख आपको ही होता है। तो बेहतर है कि आप सब चीजों को खुला रखिए। क्या मिलेगा, जो जैसा मिलेगा वो प्रसाद है, या कहें कि जो भी आप समझे आशीर्वाद है ऊपर वालों का, या आपके जीवन को आगे चलाने के लिए एक पहिया आपको साथ में मिल रहा है, संबल मिल रहा है, उसको इस तरह से ले। लेकिन जहाँ तक बात हो रही है कि अगर जब भी कब मनमुटाव हो, कुछ हो, उसको तुरंत सुलझा लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि मौन रहना सबसे अच्छा है, लेकिन कभी कभी ये स्थिति पर निर्भर करता है कि
अपनी बात को कभी स्पष्ट करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं मौन जो होता है वो 100 समस्याओं को 2 मिनट के अंदर सुलझा देता है कि अगर उस समय ना बोलते तो कितना अच्छा होता है ना। और वहीं दूसरी तरफ की हम उस बात को बता देते तो कितना अच्छा होता है, ऐसा भी हो जाता है। ये स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन जो बोलना होता है ना रेणु जी, वो जो अगर आप कमी भी निकालना चाह रहे हैं या कुछ बताना चाह रहे हैं या सामने वाले की गलती भी, तो अकेले में सबके सामने न बता करके उस बात को अकेले बता दिया जाए जहां कि आपको लगती कि ये गलती हो गई है, तो अकेले में वो बात बोल दी जाए, वो संभल भी जाती है और दोनों में आपस में ये बात की समझ हो जाती है कि आगे से ऐसा होगा या नहीं होगा, ये किस तरह हमें जीवन आगे बढ़ाना है। उसके संग संग एक बात और है कि ये फिर निर्भर करता है कि कैसे कहना है। लेकिन हर बात को कहने का भी एक तरीका होता है, एक लहजा होता है, एक मिठास होती है। आप बहुत बुरी बात भी बहुत प्यार से कहते हैं तो उतनी बुरी नहीं लगती। और बहुत सीधी सपाट सी बात, अच्छी बात, किसी के हित की बात भी अगर हम करते हैं कहीं डांटते हुए या कुछ और करते हुए, तो वही तीर की तरह लग जाती है। तो ये सारी चीजें देखनी होंगी, है ना। बिल्कुल, इसका भी ध्यान रखना होगा। और साथ में परिवार है तो बच्चे भी होंगे, तो बच्चों के सामने बिल्कुल भी इस तरीके के कटु वचन, जैसे अभी आपने बोला कि प्यार से भी बात वो बोली जा सकती है। तो क्यों अकेले में बोलने क्या दीपा? नहीं भाई, छोड़ ही देना, बच्चों से क्या अकेले में भी ना बोले, बिल्कुल ना बोले, आदत डालने। ये इन सब चीजों की छवि की तो बात हम आगे करेंगे कि किस तरह से अपनी आदतों को हम निखारते हुए अपनी छवि को सुधार सकते हैं, है ना। कि चित्रलेखा सुनवाएंगे तो उसका पठन भगवती चरण वर्मा का ये महान उपन्यास, और इसका पठन हम सुनते हैं भाग 9। चित्रलेखा। हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार भगवती चरण वर्मा का चिरजीवी उपन्यास चित्रलेखा। चित्रलेखा केवल कथा नहीं, वासना और तपस्या का द्वंद्व है। केवल उपन्यास नहीं, पाप और पुण्य की पहचान है चित्रलेखा। अब तक हम चित्रलेखा की 8 कड़ियां पढ़ चुके हैं। अब 9वीं कड़ी में हमारा साक्षात्कार होगा राजनैतिक इतिहास के महामानव मंत्री चाणक्य से। पिछली कड़ी में हम सम्राट चंद्रगुप्त और उनके सभासदों को एक उत्तर की प्रतीक्षा में छोड़ आए थे। आइए आज का पठन आरंभ करें और जानें कि नीति शास्त्र में वर्णित विरोधी सिद्धांतों की महामंत्री चाणक्य क्या व्याख्या करते हैं। मेरे नीति शास्त्र में कहीं कहीं निर्धारित धर्म की रूढ़ियों के विरोधी सिद्धांत मिलते हैं। यह स्पष्ट है और यह मैं मानता हूं, पर उसके साथ ही मैं ये बतला देना चाहता हूं कि धर्म समाज द्वारा निर्मित है। धर्म ने नीति शास्त्र को जन्म नहीं दिया है, वरन इसके विपरीत नीति शास्त्र ने धर्म को जन्म दिया है। समाज को जीवित रखने के लिए समाज द्वारा निर्धारित नियमों को ही नीति शास्त्र कहते हैं और इस नीति शास्त्र का आधार तर्क है। धर्म का आधार विश्वास है और विश्वास के बंधन से प्रत्येक मनुष्य को बांधकर उससे अपने नियमों का पालन कराना ही समाज के लिए हितकर है। इसलिए ऐसी भी परिस्थितियां आ सकती हैं जब धर्म के विरुद्ध चलना समाज के लिए कल्याणकारक हो जाता है और धीरे धीरे धर्म का रूप बदल जाता है। चाणक्य के वाक्य समाप्त होते ही विद्वान मंडली में घोर निस्तब्धता छा गई। महाराज चंद्रगुप्त ने गर्व से अपने मंत्री की ओर देखा और फिर अपने सामने उपस्थित विद्वान मंडली की ओर। मंत्री ने बहुत बड़ी बात कह डाली थी और उनकी बात में यथेष्ट सार था। फिर बात भी नहीं थी निर्धारित सिद्धांतों के प्रतिकूल। इस बात का उत्तर कौन देगा, लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। विद्वान मंडली में बैठे हुए एक नवयुवक योगी ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, ईश्वर
मनुष्य का जन्मदाता है और मनुष्य समाज का जन्मदाता है। धर्म ईश्वर का सांसारिक रूप है, वो मनुष्य को ईश्वर से मिलाने का साधन है। धर्म की अवहेलना ईश्वर की अवहेलना है, सत्य से दूर हटना है। सत्य एक है, धर्म उसी सत्य का दूसरा नाम है। यदि नीति शास्त्र धर्म के सिद्धांतों के प्रतिकूल है तो वो नीति शास्त्र नहीं वरन अनीति शास्त्र है। उचित और अनुचित, न्याय और अन्याय, इन सब की कसौटी धर्म है। धर्म के अंतर्गत सारा विश्व है। वयोवृद्ध मंत्री चाणक्य ने अपने सामने बैठे हुए नवयुवक योगी कुमारगिरी को इस प्रकार देखा जिस प्रकार एक दानव अपने सामने खड़े हुए बौने की ओर देखता है। धर्म की गुरुता को स्वीकार करके उसकी दुहाई देने वाले योगी, जानते हो धर्म को किसने जन्म दिया है? ईश्वर ने। और ईश्वर को? कितना भयानक प्रश्न था। जन समुदाय में एक हल्का सा कोलाहल विकसित हो उठा। ईश्वर को किसने जन्म दिया? ईश्वर अनादि है। ठीक कहते हो योगी, ईश्वर अनादि है। यह बात नई नहीं है। प्रत्येक मनुष्य कहता है कि ईश्वर अनादि है। पर क्या तुम ईश्वर को जानते हो? क्या यहां बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ईश्वर को जानता है? हां, ईश्वर अनादि है, पर उस ईश्वर को मैं दावे के साथ कहता हूं कोई नहीं जानता। वो कल्पना से परे है, वो सत्य है, पर इतना प्रकाशवान कि मनुष्य के नेत्र उसके आगे नहीं खुले रह सकते। उस सत्य को जानने का प्रयत्न करो, उस ईश्वर को पाने के लिए घोर तपस्या करो, पर सब व्यर्थ, निष्फल है। यदि तुम ईश्वर को ही जान सको, यदि तुम्हारी कल्पना में ही वो अखंड और निस्सीम अनंत का रचयिता आ सके, तो फिर वो ईश्वर कैसा? पर योगी, हमारा और तुम्हारा ईश्वर जिसकी हम पूजा करते हैं, उस ईश्वर से भिन्न है। हमारा और तुम्हारा ईश्वर कल्पना जनित ईश्वर है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही समाज ने उस ईश्वर को जन्म दिया है। चाणक्य ने रुककर अपने चारों ओर देखा। गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। योगी कुमारगिरी के नेत्र बंद थे, मानो वो किसी गहरे विचार में मग्न था। चाणक्य आसन से उठ खड़े हुए। खड़े होकर उन्होंने सभा मंडल में अपने चारों ओर देखा। उनकी उस दृष्टि में गर्व था और अपने ऊपर विश्वास। उनकी आंखें सभा मंडल में बैठे हुए अखंड विद्वानों को चुनौती दे रही थीं कि उनमें से कोई भी व्यक्ति उनका लोहा ले। थोड़ी देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करने के बाद चाणक्य ने फिर कहा, अभी बात अधूरी है। हां, मैंने ये कहा था कि हमारा और तुम्हारा ईश्वर जिसकी हम पूजा करते हैं कल्पना जनित चीज है और समाज द्वारा निर्मित है। उसके भिन्न भिन्न रूप हैं। अब आती है अंतरात्मा की बात। यहां भी निर्धारित मत अधिक अंश में भ्रमात्मक हैं। अंतरात्मा ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है, वरन समाज द्वारा निर्मित है। यदि वास्तव में वो ईश्वर प्रदत्त होती तो भिन्न भिन्न समाज के व्यक्तियों की अंतरात्माएं भिन्न भिन्न न होती। ईश्वर एक है। यदि वास्तव में उसने धर्म के नियम बनाए हैं तो प्रत्येक व्यक्ति पर एक ही नियम लागू होता है। पर बात ऐसी नहीं है। एक समाज के व्यक्ति की अंतरात्मा प्रायः दूसरे समाज के व्यक्ति की अंतरात्मा के अनुसार नहीं होती। मनुष्य की अंतरात्मा केवल उसी बात को अनुचित समझती है जिसको समाज अनुचित समझता है। इसलिए यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि अंतरात्मा समाज द्वारा निर्मित है। मनुष्य के हृदय में समाज के नियमों के प्रति अंधविश्वास और पूर्ण श्रद्धा को ही अंतरात्मा कहते हैं। समाज से पृथक उसका कोई अस्तित्व नहीं है। चाणक्य आसन पर बैठ गए।
विद्वानों में बहुतों ने चाणक्य के अकाट्य तर्कों से प्रभावित होकर उनके आगे मस्तक नमा दिया। कुमारगिरी ने चाणक्य के ये वाक्य सुने या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। वो अपने विचारों में उस समय भी तल्लीन था। उसके नेत्र बंद थे और उसके शांत मुख पर एक अलौकिक तेज था। पर विजय उस समय चाणक्य की ही रही। कुमारगिरी लोगों के मतानुसार चाणक्य के अकाट्य तर्कों का कोई उत्तर न दे सके। चंद्रगुप्त मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर तक और प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने कहा, महामंत्री चाणक्य, वाद विवाद समाप्त हुआ। चित्रलेखा का नृत्य आरंभ हो। सभासद प्रतीक्षा में हैं। निस्तब्धता भंग हो गई। उपस्थित सामंतों ने हर्ष ध्वनि की। श्रृंगार गृह से उसी समय चित्रलेखा ने सभा मंडल में प्रवेश किया। आभूषणों की झंकार में एक प्रकार का विचित्र संगीत था। धर्म का नीरस तथा शुष्क वायुमंडल राग से भरे सौंदर्य की मस्ती से विकंपित हो उठा। कांपती हुई उषा के धुंधलेपन को चीरते हुए मानो प्रातःकालीन सूर्य के अरुण प्रकाश ने प्रवेश किया। हेमंत की शीतल तथा शुष्क वायु में मधुमास के हल्के ताप और मतवाले सौरभ का समावेश हुआ। सारा वातावरण ही बदल गया। प्रांगण के बीचों बीच खड़ी होकर चित्रलेखा ने सबसे प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त को अभिवादन किया। उस समय उसके सौंदर्य में अभूतपूर्व आकर्षण था। उसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति था और उसकी लहराती हुई वेणी नाग की भांति थी, जो विष से त्रस्त होकर चंद्रमा से उसका अमृत छीनने को उससे लिपट गया हो। उसकी वेणी में गुंथे हुए मुक्ता जाल इस प्रकार शोभित हो रहे थे, मानो चंद्रमा को संकट में देखकर तारकावले पंक्ति में बंधकर काले नाग से भिड़ गई थी। उसके शरीर पर महीन रेशम का दुपट्टा पड़ा हुआ था, जिसका होना अथवा न होना दोनों ही बराबर थे। उसके नीचे उसकी महीन जरी से कढ़ी हुई रेशम की चोली थी, जिससे उसके सुडौल उरोजों की आभा फूट निकलती थी। स्वर्ण तारों का लहंगा वो पहने हुई थी, जो रात्रि के उज्जवल प्रकाश में चकाचौंध उत्पन्न कर रहा था। रत्न जटित आभूषणों से वो लदी थी। उस समय वो साक्षात लक्ष्मी रूप में थी। अनुपम सौंदर्य और रत्न जटित आभूषणों से सज्जित नर्तकी चित्रलेखा अब नृत्य करेगी। अब सम्राट चंद्रगुप्त और उनके सभासद एक सुरीला आनंद पाएंगे। किंतु कथा की अगली पंक्तियों में केवल नृत्य की झंकार ही नहीं, एक चमत्कार भी है, और इन दोनों से हमारा साक्षात्कार होगा अगली कड़ी में। आज की कड़ी में चाणक्य, चंद्रगुप्त और कुमारगिरी को अपने स्वरों का परिधान दिया प्रदीप शुक्ल, आनंद सिंह और सुधीर पांडे ने। सूत्रधार थे हरीश भीमाणी। सहायक राजेश मलिक। परिकल्पना और प्रस्तुति विजय लक्ष्मी छाबड़ा और लोकेंद्र शर्मा। अब पुष्पा सक्सेना 10वीं कड़ी के प्रसारण तक आपसे विदा लेती है। नमस्कार। ये सुन रहे थे हम चित्रलेखा की 9वीं कड़ी। और जैसे हम बात कर रहे थे रेणु जी की छवि कैसे बना या बिगाड़ सकती है किसी व्यक्तित्व को, तो हमारे
श्रोता लिखते हैं कि हमारी छवि को गढ़ने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं हमारी आदतें। जैसा स्वभाव होगा वैसा ही ये बनती चली जाएंगी। और कुछ लोगों की आदत होती है कि वे बातचीत में असभ्य शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरों के घरों में ताक झाक करना, उनके निजी मामलों में दखल देना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और हर समय अपनी तारीफें करते रहना और आगे वाले लोगों को कमतर आंकना, ये भी ठीक नहीं है। कार्य क्षेत्र में काम से जी चुराना, सहकर्मियों की चुगली करना या अधिकारियों की चापलूसी करना, ये भी उन्हें ठीक नहीं लगता है। बात बिल्कुल सही लिखी है। ऐसे ही हमारे एक और साथी लिखते हैं, हमारी छवि किसी के भी दिल पर हमारी आदत के अनुसार ही बनती है। हम कैसे बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कितने नम्र हैं, कितने उग्र हैं, ये सब मिलकर हमारी एक छवि का निर्माण करती हैं और सौम्यतापूर्ण व्यवहार सबको भा जाता है। जी, और एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि अच्छा सोचना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, ये आदत हमें सकारात्मक नजरिया देती है और सकारात्मक विचार सकारात्मक जीवन शैली के जनक हैं। क्या बात है। और ऐसे ही और भी बातें आई हैं, जैसे लिखते हैं कि बुरे का दबी जुबान से ही बुराई तो होती ही है। 100% कोई भी मनुष्य सही नहीं होता, पर आप अपना व्यक्तित्व साफ सुथरा रखते हैं तो निश्चित है आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे, चाहे वो गरीब हो या अमीर। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू सभी बनते हैं, पर आपको 10 लोग अच्छा कहें तब आप अच्छे हैं। जी, और कहते हैं एक हमारे श्रोता कि अच्छी आदतें जब रखेंगे, मेल मिलाप रखें, भाईचारा रखें, प्रेम का व्यवहार रखें, आपस में समाज को कैसे जोड़कर रखें, इस तरह की बातों को, इस तरह के स्वभाव को हम आगे बढ़ाएं तो हमारे स्वभाव में छवि भी अच्छी बन जाएगी और समाज भी हमारा अच्छा बनेगा। बिल्कुल सही बात है। देखो वैसे भी क्या है ना कि दीपा की हमारी जो आदतें हैं वही मिलाकर समग्र रूप से हमारा एक व्यक्तित्व बनाती हैं। जी, वही हमारी छवि बनाती हैं। हम कैसे हैं, क्या हैं, ये कह सकते हैं ना कि हम आदतें ही हैं जो हमें हमारा मतलब परिचय देती हैं कि हम कैसे हैं, क्या हैं। जी, और सब कोई खुद तो अच्छा बनना चाहता है लेकिन खुद का आकलन हम नहीं करते हैं। तो एक बार आप अगर खुद देखेंगे लेकिन ईमानदारी से, तो खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। और आज का समय यही हमको विदा लेने का हो गया रेणु जी। तो दीपा माहेश्वरी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। विविध भारती